हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान। आप चाहे मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन का नाम अग्रणी है। डेविड ईस्टन को व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का जनक माना जाता है। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। डेविड ईस्टन के व्यवस्था उपागम सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इसे व्यवस्था विश्लेषण प्रतिरूप, निवेश निकास प्रतिमान या प्रारूप, आगत निर्गत मॉडल आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। उसमें मैंने राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था का क्या मतलब है, उसको विस्तार से आपको समझाया था। तो राजनीतिक व्यवस्था का ये जो सिद्धांत है, ये प्रस्तुत करने में जो प्रमुख अग्रणी विद्वान है उनका नाम है डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी द पॉलिटिकल सिस्टम, उस पुस्तक के अंदर क्या किया था, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसीलिए डेविड ईस्टन को व्यवस्था सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी नाम से आए। अभी आप देख रहे हो कि इसके कई कितने नाम हैं। देखिए, इसको व्यवस्था उपागम भी बोलते हैं, इसको व्यवस्था सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको व्यवस्था विश्लेषण प्रतिरूप प्रतिरूप बोल दो, चाहे प्रतिमान बोल दो, चाहे मॉडल बोल दो, चाहे प्रारूप बोल दो, सबका एक ही मतलब है। इसको निवेश निकास प्रतिमान या प्रारूप या मॉडल बोलते हैं। इसको आगत निर्गत मॉडल या प्रतिमान या सिद्धांत या प्रतिरूप या प्रारूप, तो इतने सारे नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम आए, आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यवस्था का मतलब होता है तंत्र या प्रणाली। यानी ये शब्द जो है वो साइंस से लिया गया था, जीव विज्ञान से लिया गया था। कल आपको बताया था। तो जीव विज्ञान में जैसे आपने 10वीं तक साइंस पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा होगा तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है, तो वो जो अपन उसकी जो संरचना पढ़ते हैं, उस संरचना के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। यद्यपि वो पार्ट अपना अलग अलग अस्तित्व और महत्व रखते हैं, लेकिन वो उनके अंदर आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो वैसे तो वो परस्पर क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका अलग अस्तित्व भी है, महत्व, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो ऐसे जो स्वतंत्र तत्व होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जुड़ करके एक इकाई का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं व्यवस्था। ठीक है, तो ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था होती है। जब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी इसी प्रकार के अलग अलग जो है तत्व होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, घटक होते हैं। जैसे राज्य है, सरकार है, ठीक है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह है, ठीक है, मीडिया, ठीक है। इसके अलावा जातीय समूह है, धार्मिक समूह है, भाषाई समूह है, व्यक्तियों के संगठन है, सामाजिक संगठन है, ठीक है, व्यक्ति हैं। तो ये सब मिलकर के, इन सब से जो मिलकर के और एक इकाई का निर्माण होता है, उस इकाई को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो राजनीति से रिलेटेड होती है, इसलिए उस इकाई को क्या बोलते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान की व्याख्या। पहला पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा। देखिए, डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था की निम्न परिभाषा दी है। ये इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है या प्रतिमान है या उपागम है वो प्रस्तुत किया है। और इसमें राजनीतिक व्यवस्था की क्या परिभाषा दी है, परिभाषा बिल्कुल रटनी है आपको। क्या है, राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत निवेशों को निकासों में बदला जाता है। अंतः क्रिया, अभी बताया ना कि राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है, ठीक है, उस व्यवस्था के अंदर जो घटक और जो इकाइयाँ होती हैं, राज्य सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, धार्मिक समूह, सामाजिक संगठन, मीडिया, ठीक है, दबाव समूह, ये जितने भी होते हैं, इनमें आपस में क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। ठीक है, एक दूसरे से क्रिया करते हैं। तो
ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत क्या होता है, निवेशों को निकासों में बदला जाता है। निवेश का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली मांगे और उनका समर्थन, प्लस निकास का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो आधिकारिक स्तर पर सरकारी लेवल पर जो उन मांगों के ऊपर डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है। तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या कार्य करती है कि राजनीतिक व्यवस्था से मतलब उस देश के अंदर से उठने वाली जो मांगे होती हैं जनता के विभिन्न वर्गों और समुदायों के द्वारा या अलग अलग संगठनों और संस्थाओं के द्वारा जो सरकार के सामने अपनी विभिन्न प्रकार की मांगे रखी जाती हैं, उन मांगों को उन मांगों के ऊपर निर्णय लेना किस रूप में, जैसे कानून बना करके या आदेश जारी करके और उनके ऊपर निर्णय लेना, तो ये जो है ये कहलाता है निकास। ठीक है, तो निवेश और निकास ये कार्य करना जो है ये राजनीतिक व्यवस्था का कार्य होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह जिसके अंतर्गत निवेशों को निकासों में बदला जाता है। और निवेश और निकास क्या होते हैं इनको आगे और विस्तार से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए दूसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। डेविड ईस्टन ने अपने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान में राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को दो वर्गों में बांटा है, निवेश कार्य और निकास कार्य। याद रखना चित्र 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के कार्य बताइए। तो निवेश कार्य को इनपुट फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को आगत भी बोलते हैं। और निर्गत कार्य इन्हीं को निकास कार्य भी बोलते हैं, इन्हीं को निर्गत कार्य भी बोलते हैं, इन्हीं को आउटपुट कार्य फंक्शंस भी बोलते हैं। सबका एक ही मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले है निवेश या आगत कार्य। देखिए ये राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे कार्य हैं जो उसे गति प्रदान करते हैं और उसके अस्तित्व को बनाए रखने में मदद देते हैं। समस्त निवेश कार्यों को ईस्टन ने 2 प्रकार का बताया है। निवेश कार्य किसे कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे कार्य जो उसको गति प्रदान करते हैं और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। सपोज कीजिए जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी क्षेत्र के संगठन, समुदाय, मीडिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह है, अगर ये सरकार से मान लीजिए कोई भी मांग करना बंद कर दे, ठीक है, कोई भी काम कराना, कोई भी मांग है इनकी, कोई भी समस्या है वो इनके सामने प्रस्तुत करना बंद कर देंगे, तो आप सोचिए कि जो सरकार है, जो सिस्टम है वो फिर काम कैसे करेगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है व्यवस्था से मांगे उत्पन्न होना जरूरी है, निवेश होना जरूरी है। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने जो निवेश होता है उसको 2 प्रकार का बताया है, निवेश मांग और निवेश समर्थन। आप देख सकते हैं निवेश मांग और निवेश समर्थन। मैं पहले आपको सिंपल रूप में समझा देता हूं। निवेश मांग का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली जो मांग होती है, जैसे आज जो है मान लीजिए शिक्षकों ने हड़ताल कर दी कि हमारी ये मांग पूरी करो। अब राजस्थान का उदाहरण देख लो आप, डॉक्टर्स जो है हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी मित्र वो हड़ताल कर रहे हैं, CHA वाले हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग समाजों के संगठन हैं वो जो है अपनी सम्मेलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो व्यवस्था से अपनी मांगे रखते हैं कि भाई हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है, इनकी पूर्ति होनी चाहिए, इनकी पूर्ति होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक व्यवस्था से जो इस प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों, संगठनों और समूहों के द्वारा जो अपनी मांगे प्रस्तुत की जाती हैं उनको बोलते हैं निवेश मांगे। ठीक है, और निवेश समर्थन का मतलब मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूँ कि जो मांग की जा रही है वो मांग जायज़ है कि नहीं जायज़ है, उसका बाकी लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया कितना सपोर्ट कर रहा है, विपक्ष के दल कितना सपोर्ट कर रहे हैं, जनता कितना सपोर्ट कर रही है, उससे रिलेटेड अन्य संगठन है वो उसका कितना सपोर्ट कर रहे हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार उस पर क्या डिसीजन लेती है। ठीक है, अगर जो राजनीतिक व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों से, संगठनों से, समुदायों से जो मांगे सरकार के सामने प्रस्तुत की जा रही है, अगर उन मांगों के समर्थन में बाकी जो लोग हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, अगर वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करते हैं कि हाँ इनकी मांगे जायज़ है, पूरी होनी चाहिए, तो फिर सरकार पे दबाव पड़ता है और सरकार उस मांग को पूरा करने की दिशा में प्रयास करती है। ठीक है, तो ये होता है निवेश समर्थन कि मांगों का पब्लिक में कितना समर्थन मिल रहा है, उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। अगर पब्लिक सपोर्ट करे तो फिर सरकार के सामने और कोई रास्ता नहीं होता है उन मांगों को पूरा करने के अलावा। अब आप देखिए इसको, निवेश मांग। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था जिस पर्यावरण यानी वातावरण में स्थित एवं क्रियाशील होती है
उसमें अनेकानेक प्रकार की मांगें रखी जाती हैं और राजनीतिक व्यवस्था से ये आशा की जाती है कि वह इन मांगों की पूर्ति करे। इन विभिन्न प्रकार की मांगों को उसने 4 वर्गों में बांटा है। तो मांगें कितने प्रकार की बताई हैं? 4 प्रकार की। पहला है व्यवहार का नियमन करने वाली मांगें, सेवाओं एवं वस्तुओं की प्राप्ति की मांगें, राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगें, सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगें। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो अलग अलग जो मतलब घटक होते हैं, व्यवस्था के जो अलग अलग घटक होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन होते हैं, वो 4 प्रकार की मांगें व्यवस्था से करते हैं, सरकार से करते हैं। कौन कौन सी? व्यवहार का नियमन करने वाली मांगें, ठीक है, एक दूसरे के व्यवहार को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से उसको मतलब उस प्रभावित किया जाए, उसके लिए सरकार कानून बनाती है, ऑर्डर जारी करती है, तो वो हो गई व्यवहार का नियमन करने वाली मांगें। सेवाओं और वस्तुओं की प्राप्ति की मांगें, पब्लिक के अंदर अलग अलग संगठन संस्थाएं, जनता के समूह जो मांग करते हैं कि हमारे गांव में सड़क होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, या बिजली या विद्यालय की कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, वो इस प्रकार की मांगें होगी। राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगें, आप देखते हो कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जो है जातीय समूह अपनी सभाएं करते हैं। कभी राजपूतों की सभाएं होती हैं, कभी ब्राह्मणों का संगठन के सम्मेलन होते हैं, कभी SC ST के संगठनों के सम्मेलन होते हैं, कभी गुज्जरों के होते हैं, कभी अन्य कास्ट के होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अपनी मांगों को लेकर के और सभा के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से जो है वो सरकार के सामने अपनी एक वो अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व वो प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनकी उनकी जो मांग है वो सरकार पे दबाव डाल सके और सरकार राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने के बारे में सोच सके। कि वो मांग करते हैं कि भाई हमारे इतने MLA को टिकट मिलनी चाहिए, इतने विधायकों को टिकट मिलनी चाहिए, या ये पद हमारे इस जाति के हमारे जाति को मिलना चाहिए। इस प्रकार की जो मांगें होती है वो होती है राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगें। और सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगे, इसके अंतर्गत हम सरकार से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांग सकते हैं। हमारे क्षेत्र में ये काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, सरकारी अधिकारियों से जाकर के मिलते हैं, हमने ये प्रार्थना पत्र दिया था, इस पर क्या रिएक्शन हुआ, क्यों नहीं हुआ, कब होगा। तो इस प्रकार की जो मांगें होती हैं वो होती हैं सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगें। अब आता है निवेश समर्थन। देखिए, निवेश समर्थन किसी राजनीतिक व्यवस्था की क्रियाशीलता तथा स्वयं व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे समर्थन की जरूरत होती है, जिसे निवेश समर्थन कहा जाता है। निवेश समर्थन राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन के लिए ऊर्जा का काम करता है। राजनीतिक व्यवस्था को निवेश समर्थन उसकी विभिन्न इकाइयों द्वारा, अर्थात ये व्यक्तियों, वैधानिक संस्थाओं, औपचारिक संस्थाओं, औपचारिक और अनौपचारिक समूह आदि द्वारा प्राप्त होता है। यानी जो मांगे की जा रही है, उन मांगों की के प्रति बाकी जो व्यवस्था के अलग जो बाकी जो व्यवस्था के अंदर अन्य जो घटक है, इकाइयां हैं, जो समूह है, जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, वो क्या राय रखते हैं, ठीक है। अगर उनका उन मांगों के प्रति सपोर्ट है, सकारात्मक रवैया है, तो फिर क्या होता है, सरकार को बाध्य होकर के उन मांगों को मानना पड़ता है। तो निवेश समर्थन क्या करता है? राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन के लिए ऊर्जा का कार्य करता है, एनर्जी का कार्य करता है। जैसे मांग की जा रही है, लेकिन बाकी लोग अगर उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों में उसके प्रति कोई रुचि नहीं है, तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ता है, दबाव नहीं पड़ता है। और अगर बाकी जो लोग हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं, तो फिर सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। जैसे कहीं पर मान लो कोई ऐसी घटना हो गई, किसी के साथ गलत हो गया, तो उसके लिए मान लो बाकी लोग आंदोलन करने लग गए, तो क्या होगा, सरकार पे उस घटना की जांच कराने का दबाव जो है वो तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे वो सिस्टम जो है वो कार्य करने लगेगा। तो ये व्यवस्था की गतिशीलता के लिए बहुत जरूरी है, उसके अस्तित्व के लिए और उसकी गतिशीलता के लिए निवेश मांग और निवेश समर्थन बहुत जरूरी होता है। फिर आगे देखिए, आगे है समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है, तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा तथा शासन में स्थिरता नहीं आ पाएगी। तो समर्थन जो है वो कड़ी है। कड़ी किस रूप में? कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में जोड़ने का कार्य करती है। जितनी मांगे उत्पन्न होगी, उसका सपोर्ट जो होगा, तो उससे व्यवस्था हरकत में आएगी, राजनीतिक जो सिस्टम है वो हरकत में आएगा और उन पर डिसीजन लेने का कार्य करेगा। अब आता है निर्गत या निकास कार्य, ठीक है।
निर्गत पर्यावरण द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निर्णय लेने को कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के अंदर मतलब राजनीतिक व्यवस्था जिस वातावरण के अंदर कार्य कर रही है, उस वातावरण के अंदर जो अलग अलग व्यक्ति, संगठन, समूह, दल, दबाव, मीडिया, विपक्ष, ये जितने भी होते हैं, उनके द्वारा जो मांगे रखी जाती है, उस मांग पर, उन मांगों पर सरकारी लेवल पर, अधिकारियों के लेवल पर जो डिसीजन लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर निकाल करके या फिर कानून बना करके, तो जो आधिकारिक निर्णय लिया जाता है वो निर्णय क्या कहलाता है? निर्गत या निकास कार्य कहा जाता है। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था निवेश को निकास में बदलती है। निवेश को निकास में मतलब मांगों को क्या करती है? निर्णय में बदलती है। जो मांग है उनके ऊपर निर्णय लेने का कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था के निकासों या निर्गतों से कुछ पक्ष संतुष्ट होते हैं और कुछ पक्ष असंतुष्ट। कुछ पक्षों को लाभ प्राप्त होता है तो कुछ पक्षों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ता है। तो अब ये तो आप स्वाभाविक रूप से है कि कोई भी मांग होती है तो वो उस पक्ष से रिलेटेड होती है, तो उससे जुड़े दूसरे पक्ष को हो सकता है कि उससे नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लो कि किसान जो है वो गेहूं, अपनी फसल है गेहूं, उसका मूल्य बढ़ाने की, समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनकी मांग को मान लेती है और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा देती है। तो बाकी जो लोग हैं जो गेहूं पैदा नहीं करते, जो मार्केट से गेहूं खरीदते हैं, तो वो तो उससे नाराज ही होंगे कि सरकार ने जो है गेहूं का दाम, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया, इसका मतलब अब गेहूं की कीमतें बाजार में बढ़ जाएंगी और उनको ज़्यादा मूल्य पर गेहूं खरीदना पड़ेगा। तो एक प्रकार एक क्षेत्र की, एक समूह की जो मांगे होती हैं उससे दूसरा समूह हो सकता है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव भी पड़े। ठीक है। कई बार निर्गत के द्वारा कई मांगे आधे अधूरे रूप में पूरी होती हैं अथवा निवेश मांगे पूरी तो होती हैं किंतु वे नई मांगों को जन्म देती हैं। तो आप ये भी जानते हो कि कई बार जो है, अभी देखो आप, डॉक्टरों की राजस्थान में हड़ताल चल रही थी, तो हड़ताल के जो बिंदु थे उन बिंदुओं को लेकर के सरकार के बीच में और डॉक्टर्स के समूह संगठनों के बीच में क्या है, समझौता हो गया। तो समझौते के अंदर उनकी कुछ मांगे मान ली गई, कुछ नहीं मानी गई। तो पूरी की पूरी मांगे मानी जाए ये कुछ जरूरी नहीं है। आधी अधूरी मांगे भी मानी जा सकती हैं। ठीक है। तो अब और दूसरी बात कि जो मांगी जाती है उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो है वो एक बार उनकी मांगों को मान ले तो फिर भविष्य में नई मांग पैदा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपके गांव में 8वीं तक स्कूल था, आपने सरकार से मांग की कि भाई हमारा स्कूल 10वीं तक होना चाहिए। ठीक है। आपकी मांग को देखते हुए सरकार ने आपकी स्कूल को जो है 10वीं तक कर दिया, लेकिन अब ये मांग यहीं स्टॉपेज थोड़ी हो जाएगी। अगली साल या 2 साल बाद में आप इसकी मांग करेंगे कि भैया सीनियर तक होनी चाहिए। मान लो सरकार ने सीनियर तक कर दिया, तो फिर अगली साल या 2 साल बाद में आप ये मांग करेंगे कि इसमें तो आर्ट्स ही फैकल्टी, अब इसमें साइंस भी होनी चाहिए। तो एक मांग पूरी हो जाती है, उसके बाद में उससे जुड़ी दूसरी मांग जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो मांगे जो है, एक मांग जो है वो नई मांग को जन्म देने का कार्य करती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में निकास कार्य के प्रति पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया होती है उससे राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश की स्थिति का जन्म होता है। इसे राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्निवेश चक्र कहा जाता है। पुनर्निवेश चक्र कि आपने पहले निवेश कर दिया, मतलब जो राजनीतिक वातावरण से जो मांग की गई थी स्कूल 12वीं तक करने की, वो आपने पूरी कर दी। ठीक है। लेकिन अब उसी से रिलेटेड दूसरी मांग उत्पन्न होगी कि इसमें यहाँ पर साइंस फैकल्टी, स्टाफ नहीं है, लाइब्रेरी, वो यहाँ पर लैब नहीं है। ठीक है। आप और मांग करने लग जाते हैं, तो एक मांग जो है वो दूसरी मांग को जन्म देती है। इस प्रकार से पर्यावरण के अंदर ये चक्कर चलता रहता है। मांग, फिर उसकी पूर्ति, उस पर निर्णय, फिर दूसरी मांग, फिर उसकी पूर्ति, उस पर निर्णय। ये चक्कर जो है वो निरंतर चलता रहता है। इसी से राजनीतिक व्यवस्था क्रियाशील रहती है। वरना आप सोचो कि सारी मांग अगर समाप्त हो जाएंगी तो फिर सरकार व्यवस्था क्या करेगी। ठीक है। तो ये जो मांग और उनकी पूर्ति का जो सिस्टम चलता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्निवेश चक्र। ये चक्र निकास एवं निवेश के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है और राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता को बनाए रखता है। ठीक है। इसी से राजनीतिक व्यवस्था एक्टिव रहती है, कार्य करती है। अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया। डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान, इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने 2 प्रकार के कार्य बताए हैं, निवेश कार्य है और ये निकास कार्य है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा वातावरण है, पर्यावरण है, जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही है। मतलब बॉर्डर, जैसे अपना देश है तो अपना देश की सीमाएं है ना, उस देश की सीमाओं के अंदर ही तो अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही है। ठीक है।
अब ये जो निवेश कार्य है, इस निवेश कार्य की के भी दो प्रकार बताए थे, निवेश मांग और निवेश समर्थन। निवेश भी दो प्रकार का होता है, निवेश मांग और निवेश समर्थन, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है, सरकारी लेवल पर परिवर्तन की प्रक्रिया की, जो मांग की जा रही है, जो सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर क्या डिसीजन लिया जाए। तो डिसीजन लेने का कार्य यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, आपके द्वारा की गई मांग पे क्या हो गया, डिसीजन हो गया, तो इसको बोलते हैं निर्गत, ठीक है। तो ये निवेश और फिर उस पर डिसीजन, ये प्रोसेस चलता रहता है, निवेश और निकास ये चलता रहता है, इसी को बोलते हैं पुनर्निवेश चक्र, ठीक है। अब आगे देखिए मूल्यांकन, इस रेखा चित्र के आधार पर देखिए। अब डेविड ईस्टन ने इस राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था द्वारा ही किया जा सकता है, और इसी उद्देश्य से राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होती है। राजनीतिक व्यवस्था के सामने अनेक पक्षों द्वारा विभिन्न प्रकार की मांगें रखी जाती हैं, और यह राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह कितनी मांगों की को निर्णय के रूप में पूर्ति करता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था के सामने मांगें अधिक होती हैं और वह इनमें से अधिकांश मांगों की पूर्ति करने में असमर्थ रहती है, तो उसके प्रति असंतोष बढ़ने लगता है। फिर आगे, और उसके प्रति समर्थन में कमी आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था की कैपेसिटी होती है, सामर्थ्य होती है, ठीक है, उसके पास बजट होता है, संसाधन होते हैं, उन बजट और संसाधनों के अकॉर्डिंग ही वो मांगों को, निवेश को निर्गत में बदल सकती है। अब मान लीजिए, अगर मान लो मांग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और निर्गत कम हो रहा है, मतलब उनके उनके ऊपर आधिकारिक निर्णय जो है वो कम लिया जा रहा है, तो फिर धीरे धीरे ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था जनता के अंदर अलोकप्रिय हो जाएगी। लेकिन अगर मांग, मान लो जितनी मांगे की जा रही है उनके ऊपर डिसीजन ले लिया जाता है, तो ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था जो है वो लोकप्रिय हो जाएगी, ठीक है। किंतु जब कोई राजनीतिक व्यवस्था इतनी सामर्थ्यवान होती है कि वह अधिकांश मांगों की पूर्ति कर देती है, तो उसके प्रति समर्थन में पर्याप्त वृद्धि होती है और उससे स्थायित्व प्राप्त होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने समर्थन में निरंतर वृद्धि चाहती है, और इस दृष्टि से वो दो मुख्य तरीके अपनाती है। तो हर सत्ता में बैठी हुई हर राजनीतिक पार्टी, हर सरकार ये चाहती है कि मेरी सरकार स्थिर रहे प्लस लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, बार बार वो सत्ता में आए। तो उसके लिए वो दो तरीके अपनाती है। क्या तरीके अपनाती हैं? नंबर एक, वह राजनीतिक व्यवस्था के संगठित एवं प्रभावशाली समूह की मांगों को बड़ी मात्रा में मानकर उन्हें संतुष्ट करती है। पहली बात ये कि जो संगठित समूह होते हैं, व्यवस्था के अंदर जो संगठित समूह होते हैं, जो प्रभावशाली समूह होते हैं, उनकी मांगों को ज़्यादा माना जाता है। क्योंकि देखो, अब राजस्थान के उदाहरण के आधार पर देख लो, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी समुदाय है, वो जब तक आंदोलन नहीं करता है तब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है। अब आंदोलन करने वाले भी ये होता है कि इनमें कितना दम है, अगर इनकी मांगों को मानेंगे तो कितने लोगों के वोट हमारे को मिल जाएंगे, इनकी इस समुदाय के पास, इन लोगों के पास कितने वोट बैंक हैं, इनकी मांग को पूरा करने पर हमारी सरकार को कितने वोट मिल सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो उनकी मांगों को मानने का कार्य करती है। तो जो संगठित और प्रभावशाली लोग होते हैं वो दबाव डलवा करके सरकार से अपनी मांगें मनवा लेते हैं। ऐसे लोगों की मांगों को सरकार तेजी से पूरा करने का प्रयास करती है। दूसरा तरीका क्या अपनाती है? वह अपनी उपलब्धियों का सामाजिकरण करती है। सामाजिकरण का मतलब अर्थात प्रचार के द्वारा जनता के बड़े वर्ग को अपनी उपलब्धियों की जानकारी देती है। तो जो वातावरण से, व्यवस्था से जो मांगे की गई थी, उन मांगों पर सरकारी लेवल पर, आधिकारिक लेवल पर जो डिसीजन लिए गए, मतलब निर्गत जो किया गया, उस निर्गत का वो सामाजिकरण करती है, मतलब जनता के बीच में प्रचार प्रसार करती है। टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, राजनीतिक रैलियों के माध्यम से, सभा और सम्मेलनों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से वो अपनी उपलब्धियां बताती है। जैसे आप देखते हो ना कि हर जगह मोदी के बैनर लगे हुए रहते हैं, उज्ज्वला योजना चलाई, ये दिया। जैसे गहलोत के मान लो बैनर लगे रहते हैं, अरविंद केजरीवाल के बैनर लगे रहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं जिसमें सरकार की उपलब्धियों को बताया जाता है। टीवी चैनलों के अंदर प्रचार आता है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं। वो इसीलिए आते हैं ताकि जनता को पता चल सके कि जो सरकार है वो हमारी मांगों को कितना पूरा कर रही है, हमारे लिए कौन कौन से कार्य कर रही है, ठीक है। तो इससे जनता के अंदर सरकार की इमेज जो है वो अच्छी बनती है, और उससे सरकार को जो है स्थायित्व प्राप्त होता है, जनता का उसके ऊपर विश्वास बढ़ता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इसी प्रकार के वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आपको मिल सकें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कल से हम पॉलिटिकल साइंस सेकंड के वीडियो अपलोड करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इसके जो वीडियो है वो कल अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।